तो ये अभी कोई कमेंट कर रहा था, तो हम लोग अब आते हैं फिलिस्तीन पर। अब ये सब यहाँ की चीजें तो रोज चलती रहती हैं। नहीं नहीं, फिलिस्तीन ये में तो हम लोग जा करके नेशनल डिबेट में बोल ही रहे हैं और जान रहे हैं। हमने नहीं, ठीक है, ये भी बात आनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर चीजों को समझना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए, लेकिन हमने वही कहा कि वहाँ की दूसरी है, चूंकि यहाँ हिंदुस्तान में कभी ऐसी सिचुएशन रही नहीं आजादी के बाद से। अरे लोग ये अपना बुलडोजर से परिवार। घर तोड़ा जा रहा है मुमताज भाई। ये वहीं से ना आया है, इजराइल से कॉपी किया गया है ये हाँ हाँ, बुलडोजर से, वहाँ। जो भारत में जो बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है। ये मत समझिए कि आप फिलिस्तीन पे ही बात करके चले जाएंगे। ये जो नहीं नहीं नहीं, बुलडोजर वही। एक्शन तो इजराइल नहीं से नहीं, ही कॉपी किया गया है। वो भी तो है, मालूम है, और ये जो यूनिकली आज मैं एक रील देख टेरर रहा था। मेडूल, नहीं नहीं, ये जो टेरर मॉड्यूल है, किसी बात को अब देखिए ना, वहां पे एक चाकू मार रहा है, उसको कह रहे हैं ये आतंकी हमला है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तो जाहिर है कि ये बिल्कुल वो अपनी तरह से यहाँ पे चीजों को, अब उसको पकड़ा नहीं, उसको डायरेक्ट गोली मार दी, ये इजराइल का हाल है। हाँ? लेकिन वहां की सिचुएशन अलग है। राहुल तो बहरहाल हम इस पे बात करेंगे, लेकिन कैप्टन साहब, अभी जो हम लोग जंग बंदी की बात कर रहे थे, चूंकि टाइम अब जा ही रहा है, तो अभी वहां पे जो अ, माल जा रहा था, जो खाने पीने का सामान जा रहा था, वो अभी रुका हुआ है, कल से उसे रोक दिया गया है। आज मिस्र ने भी इस पे बड़ी नाराजगी जाहिर की है, और मिस्र ने एक बात कही है, वो ये कि अब इजराइल में लग रहा है लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अब वो लोगों का खाना पानी रोक करके और वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो ये जो क्या लग रहा है, इस पे कोई बोल नहीं रहा है कि भाई आप खाना पानी क्यों, सब चुप है। और फजील साहब से मैं पूछूंगा कि कम से कम अरब की तरफ से भी बयान आना चाहिए ओआईसी कि भाई खाना क्यों रोक दिया आपने। मिस्र बोला है अभी। जी कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, जो सीज़ फायर का फ़ेज़ 1 था, उसकी एक बहुत अहम शर्त ये थी कि जो एड कॉन्वॉयज़ जा रहे हैं, उनको जब वो सिनाई से रफ़ा क्रॉसिंग करके जाते हैं गाज़ा के अंदर, उनको रोका नहीं जाएगा। तो पिछले 6 हफ़्ते से ये ठीक-ठाक चल ही रहा था। हर रोज़ करीबन 500-600 ट्रक जाने चाहिए। लेकिन चलो 500-600 ट्रक तो नहीं जा रहे थे, लेकिन हर रोज 100-200, किसी-किसी दिन 300 ट्रक भी अंदर गए। इन ट्रकों में ज़्यादातर होता है दवाइयाँ, खाने-पीने का सामान, पीने का पानी, तंबू और थोड़ा बहुत दूसरा सामान। अब हो ये रहा है कि इज़राइल जो है कहता है कि फ़ेज़ 1 खत्म हो गया और फ़ेज़ 2 चालू नहीं हुआ है, इसलिए इज़राइल अब हमास पर ज़्यादा दबाव डालना चाहता है। और ज़्यादा दबाव डालने का इज़राइल के पास 2-3 तरीके हैं। एक तो है बमबारी कर दो। तो फिलहाल क्योंकि सीज़ फायर है, अमेरिका का प्रेशर है कि बमबारी ज़्यादा मत करो। तो दूसरे तरीका ये इज़राइल ने हमेशा से ही इस बार नहीं, पहले भी कई बार ऐसे कर चुका है कि वो रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर देता है, किसी न किसी बहाने पर। तो अब इसकी कड़ी निंदा की है इजिप्ट में, जॉर्डन ने भी कड़ी निंदा की है, सऊदी ने भी कड़ी निंदा की है, लेकिन इजिप्ट, जॉर्डन या सऊदी के कड़ी निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। अ, जो ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवीय सहायता जा रही है, इसमें सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त है खाने पीने की चीजों से भी ज्यादा जो चीज जरूरत है वो है दवाइयों की। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 48,000 लोग गजा में मारे गए, साथ में आज की तारीख में 1,14,000 लोग घायल भी हुए हैं। किसी का हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, तो जाहिर बात है कि जिसका भी हाथ उड़ गया, पैर उड़ गया, ऐसे लोगों को जब ट्रीटमेंट देना चाहिए होता है, तो ट्रीटमेंट तो ये नहीं है कि एक इंजेक्शन लगाया तो ठीक हो गया। वो ट्रीटमेंट फॉलो ऑन करना पड़ता है, क्योंकि घाव सड़ जाता है, मवाद आ जाती है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बार-बार बैंडेज करना पड़ता है जब तक कि घाव सूख ना जाए। तो रिहैबिलिटेशन का है, तो एक-एक किसी का अगर हाथ उड़ गया तो उसका स्टेबलाइज़ होने में दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो सबसे बड़ी बात है कि दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए गाज़ा में।
अब होता ये है कि रफा क्रॉसिंग में इज़राइल के आईडीएफ की जो नुमाइंदे लोग हैं, जवान, वो इन गाड़ियों को रोक लेते हैं और कहते हैं हम तो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई बिजली का सामान नहीं जाएगा, बिजली का तार नहीं जाएगा, बैटरीज़ नहीं जाएँगी, वॉकी-टॉकी नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा, सेल्स नहीं जाएँगे। तो इन चीज़ों को चेक करने के बहाने वो पूरा का पूरा ट्रक ही रोक देते हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। अब उम्मीद ये की जाती है कि यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के दबाव से कल या परसों तक, कल 4 मार्च है, तब तक इन कॉन्वॉयज़ को फिर से जाने के लिए अमेरिका के दबाव में इज़राइल परमिट कर देगा। जी, डॉक्टर रिज़वी? ये नहीं, नहीं, बिल्कुल ये ठीक है और मेरे ख़्याल से अभी किसी ने कहा है कि जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कि नेतन्याहू ने कहा है कि हम दूसरे चरण के युद्ध के पुनर्जन्म की तैयारी कर रहे हैं। अब ठीक है वो करें दूसरे चरण के लेकिन बहरहाल मैं जो बात शॉर्ट में ही सही लेकिन कैप्टन साहब वो बात रह गई। यमन ने जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम। तो यमन एक छोटा-सा मुल्क है और होती वो भी, तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा बनना क्या क्या मायने रखता है? क्या बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ। हालाँकि यमन की जो डिफेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बताई जाती है। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है इसको कैसे देखते हैं? और फिर मैं फजीलता अब्बास बात करूँगा क्योंकि मिस्र ने जो कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, कैप्टन साहब। हाँ, डॉक्टर रिज़वी, यमन के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स तो हैं, जो कि ज़्यादातर ईरान द्वारा दिए गए हैं। इसमें कुछ रशियन शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। और इसका कुछ अंदाज़ा तब हो गया था जब लड़ाई हुई थी, जब सऊदी ने कोशिश की थी यमन के ऊपर कुछ बमबारी करने की। तो ये 3-4 साल, 5 साल पहले का वाकया है। तो सऊदी के जो F-15 है, उनको भी उन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नुकसान तो हुआ था, कोई क्रैश नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो जब सऊदी F-15 वापस आए तो देखा गया कि उसका इतना बड़ा छेद है, उतना बड़ा पूँछ उड़ा हुआ है। अब ये दुनिया में 5वां सबसे बेहतरीन है, ये तो ज़ाहिर बात है कि अंदाज़े की बात है। दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है, भारत के पास ही है, तो 6 देशों के तो मैंने ही नाम ले लिए हैं। तो ये सोचना कि उनका हूती के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 6 देशों में नंबर 6 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास अगर है तो, लेकिन हाँ, बीच-बीच में जब भी रॉयल एयर फोर्स ने मेडिटेरियन से उनके जैगुआर विमानों ने टेक ऑफ किया था, टॉर्नेडो ने टेक ऑफ किया था और हूती के ठिकानों पर यमन के बंदरगाह पर बम बरसाए थे। ये मैं आज से 6 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अमेरिका की नेवी ने भी जब हूती के ठिकानों पर बमबारी की थी, सना में जो उनका हेडक्वार्टर है हूती का, वहाँ बमबारी की थी। रिपोर्ट में तो ये आया था कि देखिए, हर फाइटर विमान में एक डिवाइस होता है। जैसे मैंने मिग-23 उड़ाया। अगर दुश्मन मेरे जहाज की तरफ जमीन से कोई मिसाइल फायर करता है तो पायलट के सामने एक कंट्रोल पैनल है, उसमें लाइट चमकने लगती है। दूसरी चीज़ है, पायलट के कान में जो हेडसेट है उसमें एक ऑडियो वार्निंग आने लगती है। तो जब रॉयल एयर फोर्स के और यूएस नेवी के पायलट्स ने हमला किया था हूती पर, तो उन्होंने कहा कि यमन के लड़ाकों ने जो एयर डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर किए, उसका उनको सामने T10 पैनल होता है, वार्निंग पैनल, उसमें उनको चमक नजर आई। फ्लैश होता है एक बल्ब, और कान में ऑडियो भी आया कि मिसाइल जो है वो लॉन्च हो गया, मिसाइल ट्रैक कर रहा है और मिसाइल लॉक ऑन हो गया और अब मिसाइल फटने ही वाला है हवाई जहाज पर। लेकिन कोई भी जहाज यूएस नेवी का, वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर रहे थे, कोई क्रैश नहीं हुआ। तो जाहिर बात है उनके पास एक बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम तो है। जी।